नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और आज हम इस सीरीज की 170वीं क्लास यहां पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आज भी हम प्रीवियस ईयर के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर कवर करेंगे, उनको पूरी डिटेल के साथ यहां पर देखेंगे। जो कल आपका बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहां पर डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब करी गई थी? एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही विकल्प आपको पेपर में दिए गए थे। देखिए, साइमन कमीशन के गठन की जो घोषणा करी जाती है वो करी जाती है 1927 के अंदर, यानी आपके तीनों विकल्प यहां पर गलत हैं। चौथा ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। अब क्योंकि डेट सहित पूछा गया है तो आपको डेट सहित पता होना चाहिए। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन के गठन की घोषणा होती है। साइमन कमीशन भारत कब आता है? भारत वो 3 फरवरी 1928 को आता है। ये दूसरी तिथि आपको याद करनी है। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आती है उसको लेकर के भी एक तिथि है जो आप याद करेंगे। 22 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो पूछी जा सकती हैं। अभी केवल गठन की घोषणा को लेकर पूछा है तो 8 नवंबर 1927। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। साइमन कमीशन की बात करते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था उसका अध्ययन करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, उस समय वॉइसरॉय कौन था? तो उस समय भारत का वॉइसरॉय इरविन था जब इसका गठन किया गया। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष का नाम था जॉन साइमन, उसी के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों हुआ? तो विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर टोटल 7 मेंबर थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है आपके पास कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था, इससे भारतीयों को बाहर रखा गया। तो यह सुझाव भी किसने दिया था? वॉइसरॉय इरविन ने दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन को कांग्रेस ने क्या कहा था? कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा था, यानी व्हाइट कमीशन कहा था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को यह भारत में आया और कहां पर पहुंचा था? यह बंबई में पहुंचा था, जहां पर साइमन गो बैक के नारे लगे थे। नेक्स्ट है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हमने हमारी राष्ट्रीय आंदोलन वाली सीरीज में बात करी है, जिसका एक मास्टर वीडियो भी बना है। आप प्लेलिस्ट से मास्टर वीडियो सीरीज से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी कहते हैं, इसको भी हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में डिटेल में जाना था। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसका गठन अक्टूबर 1934 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना कहां पर होती है? इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बनी, मुंबई में बनी। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो इसी दिन हुआ था, अक्टूबर में ही हुआ, 1934 में ही हुआ, मुंबई में भी हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो पहला सम्मेलन हुआ 1934 में ही, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा करी जाती है। इस पार्टी के जो संस्थापक थे उसमें जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे और अच्युत पदवर्धन थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसके संस्थापकों से जुड़े हुए। अब ये इंपॉर्टेंट पार्टी क्यों है, क्यों इसको लेकर सवाल बनते हैं, उसके साथ कुछ बातें जुड़ी हैं। महात्मा गांधी ने इस दल की स्थापना का विरोध किया था। क्वेश्चन आ जाएगा, किस पार्टी के गठन का विरोध महात्मा गांधी ने किया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी की गठन का समर्थन किया था। तो इसका विरोध कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी और सरदार पटेल। सरदार पटेल ने इस पार्टी की स्थापना को मूर्खतापूर्ण कहा था,
ये क्वेश्चन बन सकता है कि समाजवादी पार्टी, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, इसकी स्थापना को मूर्खतापूर्ण किसने कहा? सरदार पटेल ने। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया, लेकिन इसका समर्थन कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और उस अधिवेशन में कांग्रेस का जो टारगेट लक्ष्य घोषित किया जाता है वो समाजवाद को कर दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। समाजवादी पार्टी कांग्रेस कब बनी? 1934। और कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद कब घोषित किया? लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? देखिए, इसरो ने इस साल या इस साल के आखिर तक अपना एक अंतरिक्ष मिशन, मानव अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करना है, जिसका नाम होगा गगनयान। ठीक है, इस गगनयान के माध्यम से भारत पहली बार मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजेगा। 4 व्यक्तियों का चयन इसके लिए किया गया है, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, अजीत कृष्णन शामिल हैं, प्रशांत नायर या जिन्हें शॉर्ट में पीबी नायर कहा गया है, ये भी शामिल हैं। तो उपयुक्त तीनों हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथे व्यक्ति जिनको इसके लिए चुना गया है उनका नाम अंगद प्रताप है। इन 4 व्यक्तियों के नाम आपने याद करने हैं। अगले साल तक यह आपसे पूछा जाएगा जब तक गगनयान हमारा लॉन्च होगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? यह क्वेश्चन भी 2 से 3 पेपर में रिपीट हुआ है। कल वाले एग्जाम में भी ये दोबारा से पूछा गया। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर के अफ्रीकी सम्मेलन जो हुआ था वो अफ्रीका का जो एक देश है अल्जीरिया, उसकी कैपिटल अल्जीरियस में हुआ था, और इस सम्मेलन को अल्जीरियस सम्मेलन भी कहते हैं, और यह सम्मेलन 1968 में हुआ था। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेगा तो 15 सितंबर 1968 को यह सम्मेलन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? हानि रहित बम यानी जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था। तो केंद्रीय असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में यह बम किसके द्वारा फेंका गया था? 2 व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं, एक है भगत सिंह और दूसरे व्यक्ति हैं बटुकेश्वर दत्त। अब यहां पर भगत सिंह का नाम तो नहीं है, तो आप किस पर टिक करेंगे? बटुकेश्वर दत्त पर टिक करेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में इनके द्वारा कब डेट सहित पूछा जाता है कि बम फेंका गया था, तो आप कहेंगे 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था। किस किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सरकार को डराना। ठीक है, जब इन्होंने बम फेंका, यहां पर जो खाली बेंचेस थी वहां पर इन्होंने बम फेंका था। कुछ पर्चे इन्होंने यहां पर फेंके, जिन पर्चों में लिखा हुआ था कि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था, इसलिए हमने बम फेंका। तो इनका उद्देश्य यह था। एक क्वेश्चन बनता है कि जब इन्होंने बम फेंका यहां पर, उस समय विधानसभा में किस बिल पर कार्रवाई चल रही थी? 2 फेमस बिल हैं, एक है ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक है पब्लिक सेफ्टी बिल। इन दोनों बिलों पर चर्चा उस समय चल रही थी। एक और क्वेश्चन बनता है, जब इन दोनों ने यहां पर बम फेंका उस समय विधानसभा की अध्यक्षता कौन कर रहा था? केंद्रीय विधानसभा यानी कि आज की लोकसभा। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, यहीं पर पहली बार भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया गया था। यह नारा मूल रूप से हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसे पॉपुलर करने का जो श्रेय जाता है वो भगत सिंह को जाता है। उन्होंने यहीं पर इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया। दोनों ने बम फेंका और उसके बाद दोनों भागे नहीं थे, यही नारा यहां पर लगाते रहे और फिर अपनी गिरफ्तारियां इन्होंने दी थी। तो ये पूरा प्रकरण था केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? यानी महिलाओं को गर्भपात कराने का या करने देने का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अपने संविधान में उसने इस बात को इंक्लूड कर दिया है और यह देश है फ्रांस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू करी थी?
देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से मानी जाती है। शुरुआत में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी, उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी बनी और आज़ादी के बाद नेशनल लाइब्रेरी वो बन गई। तो ये जो हमारी राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है, इसकी शुरुआत कहां से मानी गई? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब से आई है अस्तित्व में? यह हो जाएगा मार्च 1836 में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1835 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसे खोला कब से गया था? मार्च 1836 से इसे खोला गया था, इसलिए आपको इसको याद करना है। ठीक है, किस व्यक्ति के द्वारा इसे शुरू किया गया? इतना डीप में तो अभी तक नहीं बना है क्वेश्चन, लेकिन यही वाला बना था आपके पास कल के एग्जाम में। तो व्यक्ति का नाम भी याद कर लीजिए, J.H. स्टोक्लेयर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, बाद में 1902 में इसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया। जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसे 3 चरणों में विकसित माना जाता है। शुरुआत यहां से होती है। दूसरे चरण में यह इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में अस्तित्व में आया 1902 में, इसके काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 1948 में जो इंपीरियल पुस्तकालय था उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष में स्थापित करी गई थी? ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछा गया, इसको भी हमने कई बार कवर किया है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो लगाई गई थी वो बंबई में 1854 में लगाई गई थी। और किसके द्वारा लगाई गई थी? कावासजी डावर के द्वारा इसे लगाया गया था। देखिए, भारत में सूती कपड़ा मिल को लगाने का जो पहला प्रयास किया गया था वो 1818 में हुआ था। ठीक है, लेकिन वो असफल रहा था। कलकत्ता में ये लगना था लेकिन लग नहीं पाई। जो पहला सफल कारखाना लगा और जो पहली सूती कपड़ा मिल लगी वो 1854 में मुंबई में लगी है। ठीक है, नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पद अवधि के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आप जानते हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 315 से लेकर 323 तक हैं। 315 तो ये कहता है कि एक केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होगा। सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पद अवधि 315 में नहीं 316 में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 317 में सदस्यों को हटाना या निलंबित करने से संबंधित प्रावधान है और 318 में जो सदस्य हैं उनके लिए, उनके कार्य के लिए नियम व शर्तें बनाने का प्रावधान यहां पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह किस वर्ष में हुआ था? देखिए, रॉयल नेवी इंडियन विद्रोह या जिसे हिंदी में शाही नौसेना विद्रोह कहते हैं, बंबई में हुआ था, इसीलिए इसे बॉम्बे विद्रोह भी कहते हैं। यह विद्रोह आपके 1946 में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण था जो भारतीय नौसैनिक थे उनके साथ होने वाला भेदभाव। जो ब्रिटिश नौसैनिक थे उन्हें अच्छा खाना दिया जाता था, अच्छी सुविधाएं दी जाती थी, भारतीय नौसैनिकों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो भेदभाव को लेकर यह रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था। इसको लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उनको एक बार यहाँ पर नोट कर लीजिए, आपको रिवीजन में आसानी होगी। देखिए, इस समय जो वैसे सिपाही होते थे जो अभी ट्रेनिंग मोड में चल रहे हैं, अभी उनकी ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं हुई है, उनको काफ़ी कम पैसा, कम सुविधाएं उनको दी जाती थी, खराब भोजन उनको दिया जाता था, नस्लीय भेदभाव उनके साथ होता था। इन लोगों को उस समय क्या कहा जाता था? इनको रेटिंग्स कहा जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेटिंग्स किसको कहा जाता था? तो भारतीय नौसेना में उस समय के जो ऐसे अधिकारी या ऐसे सिपाही जो अभी पक्के नहीं हुए हैं, कमीशन जिनको नहीं किया गया है, उनको कहते थे। और इनके साथ बड़ा भेदभाव होता था, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। किस जहाज में यह विद्रोह हुआ था? इससे संबंधित जहाज का नाम भी याद करेंगे, HMIS तलवार इस जहाज का नाम है। ठीक है, फरवरी 1946 में यह विद्रोह हुआ था। 18 से 23 फरवरी 1946 तक यह विद्रोह चला था। जो सारे विद्रोही थे नौसैनिक, इन्होंने अपनी मांगे रखने के लिए एक समिति का गठन किया, नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति। और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो MS खान को बनाया गया था। ठीक है, नौसेना विद्रोह का समर्थन किसी भी पार्टी ने नहीं किया था।
ये क्वेश्चन कथन वाले में आ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ना मुस्लिम लीग ने, ना कांग्रेस पार्टी ने, ना किसी भी दूसरे दल ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। इसके बावजूद जब भी ये अपना प्रदर्शन करते थे तो 3 झंडे एक साथ ये फहराते थे, जिसमें कांग्रेस का तिरंगा होता था, मुस्लिम लीग का हरा झंडा होता था और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा होता था। ठीक है, इन सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए या इस विद्रोह को शांत करने का श्रेय किसको जाता है? तो इस विद्रोह को शांत करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना भी यहां पर गया था शांत कराने के लिए, दोनों व्यक्तियों ने इस विद्रोह को शांत कराया, लेकिन ज्यादातर नाम सरदार पटेल का पूछा जाता है। एक और चीज इसको लेकर याद कर लेना कि इस नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बारे में हमने और ज्यादा डिटेल में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बात करी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। अगला, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने क्या मांग करी थी? देखिए, जो तेभागा आंदोलन हुआ 1940 के दशक में हुआ था, पश्चिम बंगाल में यह आंदोलन हुआ था। और तेभागा आंदोलन की मांग सिंपल थी कि जो भी फसल होगी 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए और 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या व्यवस्था थी? इससे पहले यह व्यवस्था थी कि आधा आधा बांटा जाता था, आधा हिस्सा बटाईदार को मिल जाता था और आधा हिस्सा किसानों पे रहता था। तो यह विद्रोह किया गया, यह आंदोलन किया गया, तेभागा आंदोलन बंगाल में, जिसकी मुख्य मांग क्या थी कि 2/3 हिस्सा किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा और बटाईदारों को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कालीबंगा आपके राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर यह बसा हुआ है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है, यह क्वेश्चन भी बनता है। कालीबंगा की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो अमलानंद घोष को जाता है। ठीक है, 1953 से 60 के दौरान इनके नेतृत्व में यहां पर खनन किया गया था। यहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, बेलनकार मोहरें हमको यहां से मिली हैं, घोड़े के अस्थि पिंजर, अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां, वो सब हमको यहां से मिली हैं। इन सबको आपने याद करना है। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, जितने भी हड़प्पा स्थल हैं, जो हमारे दूसरे स्थल है, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, उन सब में जो शहर है, जो नगर है, उसे 2 भागों में बांटा गया, एक ऊपरी शहर और एक निचला शहर। जो ऊपरी शहर है उसे किलेदार में बंद किया गया, यानी उसकी किलेदारी करी गई है, लेकिन जो निचला शहर है उसे खुला छोड़ा गया है बाकी सब जगहों पर। जो कालीबंगा है वो एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसमें निचले स्तर की भी किलेबंदी करी गई है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिसके अंततः संघर्ष हुआ था? तो भारत और चाइना के बीच में एक समझौता होता है, पंचशील समझौता। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 29 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ था। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? देखिए, 1917 में रूसी क्रांति होती है, रशियन रेवोल्यूशन उस समय होता है। रशियन क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि उस समय रशिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट दल था जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक दल। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना होती है 1903 में और इस दल की स्थापना लेनिन करता है। आगे चलकर यह दल 2 भागों में, 2 गुटों में बंट जाता है। एक होते हैं बोल्शेविक और एक होते हैं मेंशेविक। ठीक है, बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक और मेंशेविक का मतलब होता है अल्पसंख्यक। तो जो रशियन क्रांति है उसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं और इस क्रांति का जो नेता माना जाता है बोल्शेविक क्रांति का या बहुसंख्यक क्रांति का, वो लेनिन को माना जाता है। ठीक है, लेनिन ने इस क्रांति के दौरान एक फेमस नारा दिया था, नारा था शांति, भूमि और रोटी। ऑप्शन सी सही आंसर हो। इसको याद करेंगे, शांति सेना को, भूमि किसानों को, रोटी मजदूरों को। यह पूरा नारा था, लेकिन मुख्य आधार क्या है? शांति, भूमि और रोटी। ठीक है, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लेनिन था, इसने कौन सा नारा दिया था? इसने तब कहा था युद्ध का अंत करो। किसने कहा था? लेनिन ने कहा था। इटली के एकीकरण का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, इटली एकीकरण का जनक यह माना जाता है जोसेफ मैज़नी को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पेपर में आपके पास बन चुका है, ध्यान रखेंगे, इटली एकीकरण का जनक। अगला,
1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, जो द हिंदू समाचार पत्र है काफी फेमस है, काफी प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1878 में होती है। मद्रास यानी चेन्नई में इसकी स्थापना होती है और 2 व्यक्ति हैं इसमें शामिल, जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचार्य, यानी ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। अगला, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यहाँ पर समझौता होता है। कांग्रेस के जो दोनों दल थे, नरम दल और गरम दल, दोनों का एकीकरण यहाँ पर होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय की है? तो देखिए, भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, आप सभी जानते हैं। कौन सा विभाग करवाता है? देखिए, जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत में जनगणना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सबसे प्रमुख अधिकारी है, उसे महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा होगा? तो यहां पर हिमालय की कुछ श्रेणियां दी हैं, इनको आपने उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। कई बार हमने इसको देखा है। सबसे उत्तर में कौन आता है? सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, तो सबसे उत्तर में काराकोरम है, बीच में कहीं पर होगी नहीं, तो सीधा आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय ये पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे उत्तर में आती है। ठीक है, इसके बाद लद्दाख श्रेणी आती है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी की दक्षिण में स्थित है। उसके बाद जास्कर और पीर पंजाल आते हैं जो मध्य हिमालय में शामिल हैं, और शिवालिक सबसे बाहरी है, तो ये सबसे आखिर में आएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित शासकों में से किसे वातापी कोंड उपाधि धारण करी थी? तो देखिए, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण करी थी? देखिए, दक्षिण भारत में एक काफी फेमस राजा हुए जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो चालुक्य नरेश थे, और कुछ चालुक्य नरेश अलग अलग हुए। जैसे एक वंश को कहा गया वातापी के चालुक्य, एक को कहा गया कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, जो कल्याणी के चालुक्य थे वो गुजरात की साइड शासन करते थे। जो वातापी के चालुक्य थे ये दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। इसी वातापी चालुक्य वंश का नरेश था पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर दिया था, और इसे पराजित करने के बाद उसने यही वातापी कोंड की उपाधि धारण करी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनकी राजधानी जो वातापी थी उस पर इसने अधिकार कर लिया था, और उसके बाद यह उपाधि धारण करता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। इनको डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, पूरी कहानी के साथ कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।